वहीं दूसरी तरफ वॉशरूम के बाहर निकलते ही रागिनी का दिल अब भी फूटा पड़ा था। उसके गालों पर आंसुओं के ताजा निशान थे और आंखें अब भी लाल थीं। वो तेज कदमों से बाहर की ओर बढ़ रही थी, मगर उसकी रफ्तार और गुस्से का तालमेल इतना असंतुलित था कि वह कॉरिडोर के मोड़ पर किसी से जा टकराई। उफ! ये ये क्या बेहूदी हरकत है। एक तीखी सी आवाज गूंजी। वह और कोई नहीं बल्कि रजत था। उसने अपने सूट के आस्तीन को झटकते हुए झुंझलाहट भरे लहजे में रागिनी को सामने देखकर गुस्से से कहा, तुम फिर से? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? हर बार बिना किसी वजह के टकरा जाना, कि ये कोई नया स्टाइल है तुम्हारा? हाँ, जब देखो तब भीड़ जाती हो मुझसे। उसकी बात सुनकर और टकराने से रागिनी एक पल को ठिठक गई थी। उसका चेहरा नीचे था, लेकिन जब रजत की आवाज में उसकी परेशानी की वजह इल्जाम सुनाई दिया तो जैसे उसके भीतर जमा हुआ सारा लावा उमड़ पड़ा। उसने गुस्से से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें गीली और सुर्ख लाल थीं, लेकिन उनमें एक तीखी चिंगारी भी थी। रजत उसकी हालत देखकर पहले तो चौंक गया था, फिर एकदम से संभलते हुए बोला, तुम रो रही हो क्या? उसका स्वर अब थोड़ी नर्म स्वर में फिसला। रागनी रागनी क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम रो क्यों नहीं हो? लेकिन उसके सवाल पूछने की देर हो चुकी थी, क्योंकि यह पूछते ही रागिनी की आवाज़ कांपी, लेकिन उसका लहजा बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा हो गया था। तुम्हें इससे कोई मतलब मिस्टर? हाँ, क्या तुम मेरी जिंदगी के ठेकेदार हो जो हर बार अपनी जजमेंट लेकर टपक पड़ते हो? बताओ मुझे। हाँ, क्यों बताऊँ? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। क्या कर लोगे? यह सुनकर रजत ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अरे बट इतना भड़क क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। मैं तो बस इनफ इनफ। रागिनी ने हाथ हवा में उठाकर उसे रोकते हुए गुस्से के साथ कहा, हाँ भड़क रही हूँ, अब नहीं चाहते और भड़क जाऊं तो उससे पहले मेरी नज़रों के आगे से दफा हो जाओ, समझ में आया? रजत अब सीधा खड़ा हो गया था। उसका चेहरा भी सख्त हो गया और उसने गुस्से के साथ कहा, ओ हेलो, ये गुस्सा ना किसी और को दिखाना। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे सामने आने का, ठीक है? पता नहीं क्या समझती हो खुद को। हद हो रखी है। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है मुझसे तो दूर रहा करो ना। क्यों बार बार मेरे सामने आ जाती हो? यह सुनकर रागिनी ने भी गुस्से के साथ कहा, मैं जानबूझकर नहीं आती, समझे तुम? मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसे आधे दिमाग के इंसान के मुंह लगने का। बस मेरी किस्मत ही खराब है जो तुम जैसे इंसान को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देती है। रजत की आंखों में अब सचमुच का गुस्सा भड़क उठा था। उसके माथे पर शिकन और होठों पर तना हुआ तनाव साफ झलक रहा था। उसने रागिनी की ओर कुछ कदम बढ़ाते हुए तीखे स्वर में कहा, क्या कहा तुमने? मेरा जैसा इंसान कभी खुद को आईने में देखा है तुमने? हाँ, हर वक्त दूसरों को दोष देने वाली, हमेशा अपने दर्द का ढोल मजीरा पीटने वाली। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही टूटी हो, बाकी सब तो यहाँ पिकनिक मनाने आए ना? रागिनी की सांसें तेज हो गई थी। उसका चेहरा गुस्से और चोट से सुर्ख लाल हो गया था। तुम्हें क्या लगता है, हाँ, तुम्हारे ये दो टके के शब्द मुझे हिला देंगे? मैं तुम जैसे खुद में ही खोए हुए इंसान की अप्रूवल नहीं ढूंढ रही हूँ, ठीक है? फिर उसने उंगली उठाकर रजत की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स की कदर करनी ही नहीं आती है, हमेशा खुद को ही सही समझते हो। एक बार भी किसी को समझने की कोशिश की है तुमने? उसकी बात सुनकर रजत एक पल को ठिठका, लेकिन फिर उसी तेज स्वर में बोला, और तुमसे बड़ा जजमेंटल इंसान तो शायद ही मैंने देखा होगा। खुद दुख में रहो तो सबको दोष दो, लेकिन किसी और का गम देखे तो तुम्हारी नज़रों में वो ड्रामा हो जाता है। हाँ, उस दिन मैं भी दुखी था ना, तो तुमने क्या कहा था? हाँ, याद है ना तुम्हें? रागिनी यह सुनकर अब कांप रही थी, गुस्से से नहीं बल्कि भीतर चुभ रहे शब्दों की टीस से। साथ ही उसे याद आया वो सब मैं उसके ऊपर हंस रहे थे, और जब सृष्टि उसके भाई और ऋषि को हो गई थी। लेकिन आज समझ आ रहा था कि कितना ज़्यादा दर्द होता है, कितना ज़्यादा दर्द होता है जब अपने प्यार को किसी के साथ देखना होता है, जिससे उसकी आंखों में भी आंसू आने लगे थे। उसने रोते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानते, समझे? बस जो ऊपर से देखा वही सच मान लिया। जिस पर रजत की आवाज़ थोड़ी नीचे हुई, लेकिन तंज भरी लहजे में थी, क्योंकि जो दिखता है ना वही तो बोलता है रागनी। और अभी जो दिखा है ना वो सिर्फ जरूर है, आंखों में, जुबान में और शायद दिल में भी सिर्फ जहर।
रागिनी का चेहरा पल भर को पत्थर हो गया था। उसकी आंखों में नमी आ गई थी, लेकिन उसने झपक कर उसे अंदर ही छुपा लिया और फिर बोली, तुम सही हो शायद। मैं सच में जहरीली बन गई हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। फिर अचानक से खुद को संभालते हुए उसने बोली, अब और नहीं। अब मैं किसी को ये ताकत नहीं दूंगी कि वो मेरे जख्मों पर सवार करे, तुम भी नहीं। रजत चुप खड़ा रह गया। उसके होंठ थरथराए पर कुछ कह न सका। और रागिनी वो तेज कदमों से आगे बढ़ गई, आंखों में छिपा सैलाब और पीठ में एक नई कठोरता का बोझ लिए। वहीं रजत ने मन में कहा, अजीब लड़की है, लेकिन क्या हुआ है। फिर मुंह बनाकर बोला, जो भी हो उससे मुझे करना ही क्या। हाँ, जब देखो तब शपथ पड़े, फिर अपने काम से काम रखना है। यह बोलते हुए वह वहां से चला गया। वहीं बिल्डिंग के बाहर का नज़ारा कुछ और ही था। वहां पर काफी सारे लोग चिल्ला रहे थे, ऋषि ओबराय, मिस्टर ऋषि। तभी वह कार जो वहां पर आई थी, उसी कार के फ्रंट सीट से दो बॉडीगार्ड्स बाहर उतरे, सदिग्ध कदमे और काले सूट, इन ईयरपीस, कम्युनिकेशन लगी हुई थी, एकदम प्रोफेशनल लग रहे थे। वहां पर पहले से ही 2 दर्जन बॉडीगार्ड्स पहले से ही उनकी सिक्योरिटी में लग चुके थे। सभी उसकी कार की आगे अपना सर झुकाकर खड़े हो गए थे। तभी कार की सीट से विवान ब्लैक एंड वाइट कोट पैंट के साथ बाहर आया। उसके बाल पूरी तरीके से सेट थे। वह देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर सब जोर जोर से हंसने लगे थे। तभी विवान ने रिस्पेक्ट के साथ पीछे की सीट का दरवाजा खुलते ही ऋषि अपने पावरफुल ऑरा के साथ बाहर आया। उसके कदम जमीन पर पड़े और जैसे उस रेड कारपेट ने खुद को गर्व थोड़ा और तान लिया था। नेवी ब्लू वेलवेट सूट, परफेक्ट फिटिंग, शाइनिंग सेटिंग शर्ट जिसके ऊपर गले में बिना टाई एक खुला कॉलर। उसके बाल एकदम सदे हुए थे और हल्के से सेट, और उसकी आंखों में वैसे ही ठहराव भरी गहराई थी जो कम ही लोगों में होती है। उसके चलने की चाल में कॉन्फिडेंस था, ठहराव था और एक ऐसी क्लास थी जो ना सीखी जा सकती थी और ना ही पढ़ी जाती थी। उसके बाहर निकलते ही बिना किसी एक्सप्रेशन के वह अंदर की ओर जाने लगा। उसके पीछे पीछे 4 बॉडीगार्ड चल रहे थे, जैसे वो किसी प्रिंस की सुरक्षा कर रहे हों। वहीं उसे देखते ही लड़कियों के साथ साथ लड़के भी हैरान थे। वो इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था कि भीड़ में भी किसी लड़की की साथ अड़ गए हो तो किसी लड़के का हाथ उनके फ़ोन पर फिसल रहे थे। लड़कियां एक दूसरे की ओर देखकर हैरान सी मुस्कुरा उठी थी। ओह माय गॉड, ये ऋषि ओबराय है ना। इतना हैंडसम मैंने कभी नहीं देखा इसे। यार ये बंदा तो रॉयल्टी है यार। उफ, मैं तो पागल हो जाऊंगी। उन लड़कियों का क्या ही कहना, बल्कि सृष्टि भी ऋषि को इस रूम में देखकर हैरान थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वह अपनी नज़र चाहकर भी उस पर से हटा नहीं पा रही थी। उसने हैंडसम से हैंडसम लड़के देखे थे, बस इतना हैंडसम लड़का उसने पहली बार देखा था। उसने उसे सिर से पैर तक देखा, उसकी चाल, उसका चेहरा, उसकी आंखें जो किसी तूफान को छुपाए हुई थी। यह सब देखकर उसके दिमाग में बस एक ही वर्ड आया था, वाह, सो हैंडसम। वह उसमें खोई हुई थी कि तभी ऋषि की नज़र भीड़ को चीरते हुई सीधी सृष्टि पर आकर रुक गई। उसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन वह जल्दी से गायब भी हो गई थी। उस पल में कोई आवाज़ नहीं थी और ना ही कोई शोर था, बस 2 निगाहें थी। एक सामने खड़ी लड़की जो अपने वजूद से लड़ रही थी और एक लड़का जो ऊपर से नीचे तक परफेक्ट लग रहा था। ऋषि ने बस 1 सेकंड के लिए खुद को रोक लिया। उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं बदला, पर वो नज़र, वो देखना सब कुछ कह गया था। उसने फिर निगाहें हटाई और सीधी गर्दन उठाकर पार्टी हॉल की तरफ बढ़ने लगा। तभी कई सारे रिपोर्टर्स जो कुछ पहले फ्रीज हो गए थे, जल्दी से होश में आते हुए दौड़ते हुए माइक लिए हुए आगे बढ़ने लगे। मिस्टर ऋषि, AS Corporation, really fake. Sir, can you confirm the allegations about your company's legalency? Is this merger even legal? हर कैमरा ऋषि पर फोकस कर चुका था, हर माइक उसकी ओर बढ़ा था, जैसे सवाल उस तक पहुंचने की जल्दी में हो। एक रिपोर्टर ने लगभग लपकते हुए पूछा, मिस्टर ओबरॉय, क्या आपकी कंपनी वाकई में एक फेक स्कीम चला रही है क्या? सर, आपने आज तक इस मुद्दे पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्या आप इस पर चुप रहेंगे? यह सुनते ही ऋषि का चेहरा और भी ज़्यादा एक्सप्रेशन लेस हो गया था।
उसके कदम एक पल को रुक गए थे। फिर ऋषि ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी और बिना कुछ कहे आगे की तरफ बढ़ गया था, जिस पर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे थे और कुसर पुसर शुरू हो गई थी। वहीं ऋषि एक सेकंड के लिए सृष्टि के पास रुकते हुए उसके कान के पास झुककर बोला, 2 मिनट के लिए वेटिंग रूम में आओ, बात करनी है। जिस पर सृष्टि जल्दी से होश में आई और उसकी नजर ऋषि की गहरी नजरों से जा मिली। सृष्टि एक पल को वहीं पर सुन रह गई थी। उसके कानों में जैसे आवाज गूंगी, धीमी मगर सटीक, जैसे वक्त वहीं पर थम सा गया हो। वहीं ऋषि उसके रिएक्शन को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया था। उसकी चाल अब और भी ज्यादा भारी और ठोस लग रही थी। हर कदम जैसे जमीन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हुआ। वहीं पीछे खड़ी मीडिया एक पल को बिल्कुल शांत हो गई थी और फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थी कि किससे बात की अभी। वो इंचार्ज है ना यहाँ की? हाँ। ओबरा इतना चुप क्यों है? कुछ तो बात है। सृष्टि ने कुछ सेकंड को खुद को समेटा और फिर तेजी से एक कदम आगे बढ़ाते हुए हर सवाल को पीछे धकेलते हुए चेहरे पर वही सती हुई मुस्कान लाकर उसने सबकी तरफ देखा और फिर कहा, सवालों का जवाब जरूर वक्त देगा और वो वक्त आज की रात ही है, इसलिए आप सब फिक्र मत करिए। आज आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। यह कहते हुए सृष्टि ने अपने आप को संभाला और वहां से अंदर की तरफ बढ़ गई। वहीं यह देखकर मीडिया चुप हो गई थी, एकदम चुप, जैसे कोई तूफान आने से पहले चारों ओर सन्नाटे पर उतर आया हो। ओबरॉय ग्रैंड का वेटिंग एरिया बाहर की जगमगाहट और लोगों की भीड़ से बिल्कुल उलट। ये जगह एकदम शांत थी। अंदर सुनहरी लाइट्स की धीमी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी और चमचमाते हुए मार्बल फ्लोर पर हल्की हल्की परछाइयों को उकेर रही थी। एक कोने में नीली मखमली सी कुर्सियां सजी थी और सामने एक बड़ी सी खिड़की, जहां से शहर की हलचल बस एक दृश्य थी, आवाज नहीं। सृष्टि ने वहां का दरवाजा खोला और कदम धीमे धीमे भीतर बढ़े। उसके हाई हील्स की टक टक आवाज उस शांत माहौल में गूंजती जा रही थी। वो रुकी और उसने इधर उधर देखा। यहाँ कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, उसने मन ही मन सोचा और वह वहां से मुड़ने ही वाली थी कि तभी उसके ठीक पीछे से किसी की मजबूत बाहों ने उसे अचानक से अपनी आगोश में ले लिया था। एक पल को सृष्टि की सांस रुक सी गई थी। उसके पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। दिल जैसे कुछ पल के लिए धड़कना ही भूल गया हो। वो अपनी जगह पर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी, 1 इंच भी नहीं, क्योंकि उस छुअन में, उस पकड़ में एक पहचान थी, एक स्मेल जो किसी और की हो ही नहीं सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, क्या तुम ठीक हो? उसकी पलकों के नीचे एक नम सी गर्माहट भरने लगी थी। शायद डर नहीं था, बल्कि वो एहसास कि ऋषि अब भी उतनी ही शिद्दत से उसके करीब है। उसकी बात सुनकर ऋषि की पकड़ थोड़ी और मजबूत हो गई थी। उसकी बाहों में एक ठहराव था, जैसे दुनिया की सारी हलचल उस पल में, उस लम्हे में थम सी गई हो। सृष्टि अब भी उसकी छाती से लगी खड़ी हुई थी। उसके कानों के पास ऋषि की सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने खुद को ना पीछे किया और ना ही आगे बढ़ाया। वो बस ठहर गई थी। उसी एक पल में उसकी हथेलियां अब भी साइड में थी, लेकिन उंगलियां उसकी हल्की हल्की कांप रही थी और ऋषि उसकी पकड़ में धीरे धीरे एक गहराई आ रही थी, जैसे वो उस एक पल को थाम लेना चाहता हो, जैसे इस दुनिया में कोई और चीज जरूरी ही नहीं रह गई हो। और फिर बहुत धीरे से ऋषि ने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, बहुत कुछ कहना है, लेकिन उससे पहले बस एक ये पल मेरे साथ रहने दो। जिस पर सृष्टि खामोश हो गई और उसने ऋषि के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जैसे वह एहसास दिला रही हो कि वह उसके साथ है। कमरे में अभी भी वही ठहरी हुई नमी थी, ऋषि की बाहों का हल्का सा कसा हुआ स्पर्श, सृष्टि की कमर पर हल्की सी हथेली की गर्मी, वो सब कुछ कह रहा था जो शब्द कभी नहीं कह सकते थे। करीब 5 मिनट तक ऋषि ने कुछ नहीं कहा। वो बस यूं ही उसे थामे रहा, जैसे वो कोई लड़ाई हार कर नहीं, बल्कि किसी तूफान से निकल कर आया हो और ये बाहें उसके लिए आश्रय बन गई हों। सृष्टि की आंखें अब भी बंद थी और सांसों की रफ्तार कुछ धीमी थी, लेकिन दिल अब भी बेतहासा धड़क रहा था। फिर बहुत ही नर्म और धीमे कदमों से ऋषि ने उसका चेहरा थोड़ा पीछे किया और फिर सृष्टि को अपनी तरफ करते हुए धीरे से उसके माथे को चूम लिया। एक नर्म, स्थिर और गहरा फोरहेड किस। उसने ना कोई व्यासना थी और ना ही कोई उलझन, बस एक नचाकत भरी मोहब्बत थी।
फिर फुसफुसाहट में उसकी आवाज़ आई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। श्री हलक में कुछ अटक गया था। वो चाहती थी कि कुछ कहे, पर शब्द हलक में जैसे निकले ही नहीं। ऋषि की नज़रों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक सुकून था कि वो जो कहना चाहता था कह दिया था। और फिर वो मुस्कुराया हल्का सा, और फिर वह बिना कुछ एक शब्द कहे कमरे से मुड़ा और बाहर निकल गया। बाहर वेटिंग एरिया के कोने में विवान पहले से ही खड़ा हुआ था, ब्लैक फॉर्मल सूट में, एकदम सजग और प्रोफेशनल स्टाइल में। अपने बॉस के आते ही विवान ने तुरंत उसकी चाल पकड़ ली। उसने एक बार हल्का सा सिर हिलाया और फिर बॉस के पीछे पीछे कदम पर कदम मिलाते हुए चलने लगा। दोनों की परछाइयाँ वेटिंग एरिया की दीवार पर लंबी होती जा रही थी। तो वेटिंग एरिया से पार्टी हॉल का भारी भरकम डबल डोर खोला गया है। एक हल्की सी खामोशी पूरे ग्रैंड वॉलरूम में छा गई थी। उस सुनहरी रोशनी से नहाए दरवाजे के आर पार खड़े थे ऋषि ओबराय और उसके पीछे विवान का असिस्टेंट नेवी ब्लू वेलवेट टैक्सीको में। वह वाकई कमाल लग रहा था। उसके बाल करीने से पीछे सेट किए गए थे और उसके चाल में ऐसी साधी ठहराव था कि हर कदम पर उसकी मौजूदगी का वजन महसूस होता था। विवान उसके पीछे ब्लैक फॉर्मल सूट में एकदम चौकन्ना, जैसे उसका हर काम सिर्फ ऋषि की मौजूदगी को ही संवारना हो। उसकी आंखें हॉल का जायजा ले रही थी और वो हर उस चेहरे को नोट कर रहा था जो ऋषि की ओर देखकर विस्मित हुआ था जा रहा था। ऋषि ने जैसे ही दरवाजे के भीतर से कदम रखा, कैमरों की फ्लैश लाइटों की बौछार उस पर जैसे टूट पड़ी थी। कई लोगों के हाथ रुक गए और कुछ के लबों पर अधूरे वाइन ग्लास अटक गए थे। भीड़ में बैठी कई युवा लड़कियों के चेहरे पर उस क्षण एक मोहजाल बिखर गया था। क्या ये वही ऋषि है? यकीन नहीं होता, इतनी करिश्माई पर्सनैलिटी। ओह गॉड, कितना ज़्यादा हॉट है, सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है ये तो। उफ, सबके होंठों पर ऐसे ही वर्ड्स थे। कहा जाता है असली ताकत चुपचाप आती है लेकिन असर छोड़ जाती है। यहाँ तक कि कुछ पुरुष भी जो अब तक आपस में कॉरपोरेट डील्स की चर्चा में व्यस्त थे, चुपचाप ऋषि को देखने लगे थे। वह सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे एक राजा दरबार में प्रवेश कर रहा हो उसी तरह का किंग लग रहा था। विवान ने उसके गले में खड़े होकर बगल में खड़े होकर धीमे से कहा, ऑल आइज ऑन यू बॉस। जिस पर ऋषि ने एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर बारी बारी से अपने परिचित मेहमानों की ओर बढ़ने लगा। उसने लोगों से संक्षिप्त हाथ मिलाया, कुछ पुराने सहयोगियों को नमस्ते किया और हर मुस्कान के पीछे एक ऐसी गहराई थी जो कहती थी, मैं जानता हूँ और मैंने देखा है। फिर वह सीधा सारा और अभिमन्यु की ओर बढ़ा। वहीं उसे देखकर स्नेहा ने सारा को कंधे से मारते हुए कहा, भाभी जी सच में कितना खूबसूरत प्रोडक्ट को आप दोनों ने बनाया है। देखिए सबकी नजरें नहीं हट रही उस पर से। यह सुनकर सारा ने मुंह खोल कर कहा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी शर्म आ गई थी। वहीं सभी लोग हंसने लगे थे, लेकिन जब सारा ने ऋषि को देखा तो उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वैसी की वैसी ही थी। सही में गर्मा में ऋषि ने झुककर अपनी माँ के पैर छुए। सारा ने उसका चेहरा हाथों में लेकर कहा, हमेशा खुश रहो और ऐसे ही बहुत आगे जाना है। गुड जॉब मेरे शेर, कमाल कर दिया मेरे बेटे। आई रियली रियली प्राउड ऑफ यू माई सन। जिस पर ऋषि ने अपनी माँ की आंखों में देखा और फिर गले लगाते हुए कहा, आई लव यू मॉम। यह सुनकर सारा ने भी अपनी आंसुओं को बड़ी बड़ी मुश्किल से रोकते हुए कहा, आई लव यू बच्चा। दोनों की आंखें हल्की सी भर आई थी और सारा को अभिमन्यु ने सब बता दिया था, इसलिए वह थोड़ी सी इमोशनल थी। यह देखकर अभिमन्यु ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, माँ बेटे का मिलाप हो गया हो तो चलिए, सब वेट कर रहे हैं हमारे शेर का। जिस पर वह दोनों अलग हुए और ऋषि ने अपने डैड के भी पैर छुए। वहीं खड़े हुए कुछ वरिष्ठ कॉरपोरेटर पार्टनर्स और पब्लिक पॉलिटिकल मेहमान भी अब उनकी ओर आने लगे थे और धीरे धीरे पार्टी की फिजा में वो आवा पिघलने लगी थी जो किसी बड़े राजा के खुलने से पहले तैरती है। लेकिन इस सब के बीच एक जोड़ी आंखें भी थी जो दूर खड़ी चुपचाप उसे ही देख रही थी। सृष्टि वो जानती थी ये सिर्फ एक एंट्री नहीं थी, एक ऐसा वक्त का ऐलान था। लेकिन वह जब सभी लड़कियों को ऋषि के अगल बगल डोरे डालते हुए देख रही थी तो जैसे पता नहीं क्यों
उसके अंदर आग सी जल रही थी जिसे वह बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी। और अभी रात किसी और की मूड बढ़ रही थी। बॉलरूम का माहौल अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा गंभीर होता जा रहा था। वहाँ पर डिनर शुरू होने ही वाला था, लेकिन लोगों की थाली से ज़्यादा तो उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। ऋषि के बारे में जानने की हर चेहरा एक ही ओर देख रहा था, स्टेज की ओर, जहाँ से अब तक कोई औपचारिकता घोषणा नहीं हुई थी। सारा ने धीरे से ऋषि के हाथ पर हाथ रखा और तेज का अब वक्त आ गया है बेटा, जा। जिस पर ऋषि ने इधर उधर देखते हुए कहा, एक मिनट माँ, मैं किसी को कॉल करके आता हूँ। जिस पर सभी एक दूसरे को देखने लगे थे कि अब ऋषि किसे कॉल करने जा रहा है। वही ऋषि कॉल करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एंट्रेंस पर पड़ी तो वहां पर आरोही और उनकी नानी खड़ी हुई थी। उन्हें देखकर ऋषि के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वह जल्दी से उस तरफ बढ़ गया। वहीं सबकी नजरें भी उन्हीं की तरफ चली गई थी। उन्हें देखकर शारा ने अभिमन्यु के हाथ को पकड़ लिया था। उनके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट दिखाई दे रही थी। वहीं उन्हें देखकर सृष्टि ने चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों के भाव आ गए थे, बल्कि पलक के भी थे, क्योंकि ये ही तो थी उसकी बेस्ट फ्रेंड आरोही। लेकिन आज वह लोग उन्हें वहां पर देखकर हैरान थी। वही सृष्टि उस तरफ जाती कि तभी ऋषि को उस तरफ देखकर वह रुक गई। उसके चेहरे से स्माइल गायब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषि उसके दोस्त को कैसे जानता था। वह उलझन सी खड़ी उन्हें देखने लगी थी। वहीं आरोही ने अपनी नानी की तरफ देखा। आज आरोही सच में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं ऋषि ने जल्दी से वहां पहुंचते हुए कहा, हाय, तुम आ गई। जिस पर आरोही ने भी ऋषि के हाथ से हाथ मिलाते हुए कहा, अगर तुमने बुलाया है तो हम क्यों नहीं आते, हम तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए। जिस पर ऋषि ने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी और वह आरोही को अपनी फैमिली के पास ले आया। वही सारा ने उसे देखते हुए कहा, बेटा आरोही, कैसी हो तुम, इतने सालों बाद याद आई हमारी। हाँ। जिस पर आरोही थोड़ी सी इमोशनल होते हुए बोली, सॉरी आंटी, यादें कभी जाती ही नहीं है आंटी, कभी कभी तो सिर्फ वही रह जाती हैं। यह सुनकर सारा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द हलक में अटक गए थे। हालांकि अभिमन्यु ने सब बता दिया था, जिससे उन्होंने आरोही को गले से लगा लिया। वही सभी लोग आज सच में आरोही को देखकर बहुत खुश थे। रागिनी भी आरोही के गले से खुशी के साथ मिली। वहीं सबको प्यार करते देखकर आरोही के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। सब उससे सवाल पर सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि आरोही और सिंघानिया फैमिली दोनों ही आरोही को जानती थी। वहीं सृष्टि जो उसी ओर बढ़ने ही वाली थी, लेकिन सबको इस तरीके से मुस्कुराते हुए बातें करते हुए देखकर वह रुक सी गई थी। उसकी मुस्कान जैसे अचानक से जमी हुई हवा में गुम हो गई थी। उसके मन में कई सारे सवाल एक साथ उठने लगे थे। ऋषि और आरोही ये कैसे जानते हैं एक दूसरे को। उसके चेहरे पर अब सिर्फ उलझन थी, गहराई से जमी हुई उलझन। वहीं पलक जो अविनाश के पास थी, सृष्टि के पास आते बोली, ओए चलना वहां पर, यहाँ पर क्या कर रही है, और ये लड़की कब आई, मुझे तो पता ही नहीं था, और तूने भी मुझे नहीं बताया। हाँ। जिस पर सृष्टि ने कहा, मुझे भी नहीं पता था, और ये सबको कैसे जानती है। जिस पर पलक ने कहा, वो तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन चलना हम पता करते हैं। जिस पर सृष्टि ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती, अभी थोड़ी देर से मैं सब शुरू होने वाला है और मुझे फाइनल चेक करना है, इसीलिए मुझे काम है। यह कहते हुए वह वहाँ से जल्दी से सब कुछ चेक करने के लिए चली गई थी। वहीं पलक आरोही से मिली तो आरोही उसे देखकर हैरान थी, और फिर दोनों एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे से सारी बातें शेयर करने लगे कि थी कैसे क्या हुआ था। और इससे वह ऋषि का हाथ भी पकड़ लेती है। और वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी सृष्टि सब कुछ चेक करते हुए रह रहकर सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखें उस एंट्रेंस पर ही जमी हुई थी, और जब उसने आरोही को ऋषि को हाथ लगाते देखा तो पता नहीं क्यों, लेकिन उसके तन बदन में जैसे आग सी लग गई थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। साथ ही वो मुस्कुराहट ऋषि के चेहरे पर वो सचमुच की थी, गहराई से निकली हुई, अंदर तक छू जाने वाली। जिस वजह से हालांकि सृष्टि ऋषि को 2 दिन से एक ही मुस्कुराहट, इसे ऐसे ही मुस्कुराहट के साथ देख रही थी, लेकिन ये और ही ज़्यादा थी। जिससे सृष्टि को ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार देख रही हो। इतने दिनों से वो ऋषि के साथ थी, झगड़े, मनोहार, प्यार, गुस्सा, हर लम्हा साझा किया था उन्होंने। लेकिन आज उस चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो ना तो उसके रीयूनियन पर थी और ना ही उस कॉर्पोरेट जीत पर।
बल्कि किसी और की मौजूदगी पर थी। एकाएक सृष्टि की सांसें थम गई। उसे खुद पर शक होने लगा था। उसने खुद से पूछा, मैंने कभी देखा है ये चेहरा, ये मुस्कान? नहीं। उसने ऋषि को मुस्कुराते देखा था, पर इस तरह से जैसे कोई दर्द से आज़ाद हो गया हो, जैसे कोई लौट आई हो, सांसें जी रहा हो। इस तरह से नहीं। हालांकि इस तरीके से देखकर उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं हो रही थी। उसे जलन इस बात की हो रही थी कि वह उसके आने से क्यों है खुश है, और इस चक्कर में हुआ है। ये चीज़ भी भूल गई थी कि अभी थोड़ी देर पहले ही ऋषि ने उसे क्या बोला था। आखिर जलन की आग यही तो होती है, वह शक करने पर मजबूर कर देती है। और आरोही, उसकी आंखों में सादगी थी पर तेज थी। हर शब्द में गरिमा, हर हरकत में सहजता। और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह ऋषि के साथ बिल्कुल ठीक लग रही थी। जैसे उनके बीच कोई पुराना रिश्ता हो, या शायद कोई ना भूला जा सका लम्हा। यह सोचते ही सृष्टि के होंठ सूख गए थे। उसने महसूस किया कि उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। पेड़ के बीच खड़े होकर भी वह बिल्कुल अकेली लग रही थी। उसके आसपास लोग चल रहे थे, बातें कर रहे थे, फ्लैश लाइट चमक रही थी, पर उसके लिए सब आवाज़ें मंद हो चुकी थी, मानो एक धीमा सा अंधकार उस पर उतर आया हो। क्यों? उसके मन में गूंजता रहा, क्यों? ऋषि ने कभी नहीं बताया उसके बारे में। हाँ, क्यों उसने कभी जिक्र तक नहीं किया कि कोई आरोही है जिसे देखकर उसका चेहरा ऐसे खिल उठता है। उसका दिल डूबने लगा था। क्या ये वही रिश्ता है जिसके बारे में ऋषि ने हमेशा कहा था कि बीता हुआ सब पीछे है? तो क्या वाकई पीछे था? अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि आरोही कौन लगती है, बल्कि सवाल ये था कि आज तो सिर्फ कोई आम मेहमान होती, तो वो ऋषि की आंखों में वो चमक क्यों होती? अगर वो बस एक पुरानी दोस्त होती तो सारा की आंखों में वो झिझक क्यों होती? और सबसे ज्यादा चुभता सवाल, अगर ऋषि मेरा है तो ये सिकी सुकून किसी और के लिए क्यों था? सृष्टि के सीने में कुछ गिरा था, शायद एक भरोसा, या शायद एक सपना, और या शायद एक रिश्ता जिसे उसने अब तक सच समझा था। अब वो वहीं पर खड़ी थी, न आगे जा पा रही थी, न लौट पा रही थी, बस रही ऋषि और आरोही के बीच की उस मुस्कान के साए में, उसके सवालों की गूंज में एक टूटी हुई खामोशी से बनी। तभी एक स्टाफ ने उसे होश में लाते हुए कहा, मैडम, हमारी सारी तैयारियां परफेक्ट हो चुकी हैं। जिस पर ऋषि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और सबको तैयार रहने को कहा। वहीं होस्ट ने वापस से ऋषि को स्टेज पर इनवाइट किया। सभी लोगों की इस चीज़ का बड़ा ही बेसब्री से वेट कर रहे थे। साथ ही वहाँ पर काफ़ी सारे कैमरा की सेट भी हो चुके थे, जिसे देखकर ऋषि अपनी फैमिली को देखा और फिर स्टेज की तरफ बढ़ गया था।
तुम्हारी टांग में दर्द था ना, और फिर तुम तो मेरी प्यारी सी वाइफ हो, और तुम्हें गोद में उठाना मेरा पूरा हक है। जिस पर थोड़ा और झुककर धीरे से बोला, और तुम्हारा मुंह बनाना मुझे और भी ज्यादा प्यारा लगता है। सृष्टि ने उसे घूरा, लेकिन खुद को ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रख पाई। उसकी मुस्कान होठों की कोरों तक लौट आई थी। अच्छा, अब बहुत बातें हो गई, अब खाना खाओ, ऋषि ने प्लेट की ओर बढ़ते हुए कहा, और खुद अपने हाथों से रोटी तोड़कर एक निवाला बनाया। सृष्टि ने फौरन चौंकते हुए कहा, मैं खा लूंगी, तुम क्यों? लेकिन ऋषि ने उसकी बात बीच में ही काट दी। डॉक्टर का आदेश है ना, याद है ना, खड़ी नहीं हो सकती और हाथ से खाना मना है। और इसके आगे वह कुछ बोलता कि सृष्टि ने गुस्से के साथ कहा, और कौन से डॉक्टर ने कहा है? जिस पर ऋषि ने बड़ी ही मुस्कान के साथ कहा, मैं दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? हाँ, अब डॉक्टर ही खिला रहा है तो बहस की इजाजत नहीं है, समझिए आप? यह सुनकर सृष्टि ने धीरे से उसे घूर कर देखा देखा और फिर आंखें झुका ली, और ऋषि ने पहला निवाला प्यार से उसके होठों तक ले जा दिया। वो हल्के से झिझकी, फिर उस निवाले को ले लिया। कैसा है? ऋषि ने पूछा, जैसे वो कोई सेफ हो जिसने अपनी सबसे खास ड्रेस बनाई हो। ठीक है, सृष्टि ने जानबूझकर हल्की सी आवाज में कहा। ठीक है, ऋषि ने नकली नाराजगी दिखाते हुए कहा। अच्छा, अब देखो, अगला निवाला थोड़ा स्पेशल होगा, उसमें प्यार ज्यादा होगा। अब की बार जब उसने निवाला दिया तो सृष्टि ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली और खामोशी से खा लिया। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी जो कह रही थी कि ये खाना नहीं, किसी अपने के प्यार की मिठास है। उन दोनों के बीच कोई भारी संवाद नहीं था, बस हल्की फुल्की छेड़छाड़ और नजरों की शरारत, और उन दोनों के लम्हों की गर्माहट जिसमें दो दिल पूरी तरीके से एक हो चुके थे। बीच बीच में सृष्टि उसकी अंगुलियों को हल्के से छू लेती, कभी उसके हाथ से निवाला लेती और कभी जानबूझकर कहती, थोड़ा तीखा है। जिस पर ऋषि कहता, तुम्हारी मुस्कान से ज्यादा नहीं, समझे तुम? यह सुनकर सृष्टि ने उसे घूरते कहा, आज कुछ गलत खा लिया क्या? क्योंकि बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहे हो। जिस पर ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा,